हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, वो किसके ऊपर आधारित थे? वे आधारित थे भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और आई होप आपको वो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर आपने उनको सोल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ा होगा। आपको महसूस हुआ होगा कि आप अच्छी दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज भाग नंबर 2 में हम लोग प्रस्तावना और संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। और जितना भी आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मान लो आपके 14 सही हुए हैं तो 14 कीजिएगा, 13 सही हुए तो 13 कीजिएगा और सही बताइएगा। क्योंकि मेरे को भी पता है कि 20 में से 20 तो कोई रेयर ही होगा जो ठीक कर पाएगा। ठीक है, वो तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी होंगे आप ईमानदारी से बताइएगा। क्योंकि ये कंपटीशन आपका खुद के साथ है। आपको किसी और को दिखाने के लिए अगर आपने यूट्यूब पे लिख दिया 20 में से 20 कर दिए हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एग्जाम में जब आप जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में तब बैठोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने खुद को चीट किया है ना। यहाँ पर तो आप 20 में से 20 लिख दोगे, आपके अंदर एक सूडो मोटिवेशन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब आप दीवार की तरफ देखोगे कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे और मेरे को ये तो नहीं आते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सेकंड, एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा माना है। तो देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के बारे में बात तो की है, बट प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा। उन्होंने किसको कहा है? उन्होंने आर्टिकल 32 को, जिसमें रिट वगैरह होती है ना। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप रिट लगा के सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हो कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों की आप रक्षा कराइए या कीजिए। तो वो है आपका संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ना कि प्रस्तावना को। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा आपका और ऑप्शन 2 है ये राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, साथ साथ आंसर देते हुए चलिएगा। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। वहीं केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में 1973 मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। यूपीएससी या पीसीएस आपसे ये पूछ सकता है, एसआर बोम्मई मामला ना देकर वो केशवानंद भारती का मामला दे दे। आपसे पूछ ले कि क्या इस मामले में भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया, तो आपका आंसर होगा राइट। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, परंतु भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को माना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो ये बन सकता है, खैर यूपीएससी में तो नहीं लेकिन पीसीएस में ये क्वेश्चन बन सकता है 101% कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मान के चलिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु की उपाधि दी जाती है। तो ये दोनों आप फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। पहला, 4 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार की समानता की बात की गई है, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। चौथा स्टेटमेंट तो आपका राइट है, बाकी 3 आपके क्या है? रॉन्ग है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी हर साल प्रस्तावना से एक क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। ये उसका प्रियम्बल, उसका मतलब आप कह सकते हो कि कोर एरिया है, यहां से वो क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है,
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब भाई सभी व्यक्तियों को पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी जो उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। आर्थिक की बात करें तो किसी भी प्रकार की आप कार्य कर सकते हो जिससे आप धन अर्जित या अपनी जीवन याचिका कर सकते हो। सोशल, किसी भी प्रकार का आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पर हो, तो आपको सबको इक्वल समझा जाएगा। अब स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात करती है। विचारों की, कोई भी व्यक्ति अपने विचार कहने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। किसी भी प्रकार का वो विश्वास, या मान लो किसी कल्ट में वो अगर कोई विश्वास रखता है, मान लो कोई ओशो में विश्वास रखता है, कोई प्रशांत, आचार्य प्रशांत में विश्वास रखता है, कोई आपका किसी और में विश्वास रखता है, तो किसी में विश्वास रख सकते हैं। धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। एवं उपासना की स्वतंत्रता, और आप उस धर्म की उपासना, पूजा सामग्री जैसे भी आप करना चाहो एक्टिविटी कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। थर्ड वन, समानता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर का मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सबको एक है। जैसे हाल फिलहाल तक इस साल से ही लागू हुआ है, अभी तक एनडीए के जो एग्जाम होते थे उसमें लड़कियां नहीं दे सकती थी, लेकिन अब अवसर की समानता के अंतर्गत ये कानून लागू कर दिया गया है कि एनडीए के एग्जाम में अब लड़कियां भी एग्जाम दे सकती हैं। और अब की बार जो संडे को एग्जाम हुआ उसमें लड़कियां भी शामिल हुई पहली बार। तो ये क्या थी, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब आपने, अगर आपका नाम है, अगर आपको आपकी कोई प्रतिष्ठा है या आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। उसमें क्या, आपको समानता, आपकी किसी जाति के आधार पर, मान लो कोई व्यक्ति है वो दलित जाति का है ना, और उसने किसी सामाजिक फील्ड में अच्छा काम किया तो उसको भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है जितना कि एक उच्च जाति के व्यक्ति को। तो ये है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए और संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि जो संपूर्ण संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके कुछ प्रावधान लागू हुए थे। और पूरा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए, पहला जनमत संग्रह, सेकंड पहल, तीसरा है रिकॉल करना, प्रत्यावर्तन, और फोर्थ है जनमत निर्णय। तो कौन सा सही है। देखिए, भारत के संदर्भ में तो मेरे को लगता है कि कोई भी सही नहीं है इनमें से। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी चारों के चारों जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही है ये आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत निर्णय, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो पंचायत होती थी ना, पहले के टाइम में वो क्या होती थी, वो आप कह सकते हो एक डायरेक्ट लोकतंत्र का एक भारत में प्रतिबिंब देखने को मिलता था, एक्टिविटी वो देखने को मिलती। लेकिन अब क्या, अब इनडायरेक्ट हो चुकी है। प्रत्यक्ष में क्या होता था, जनता ऑन द स्पॉट फैसले करती थी। आपको कोई आदमी अपने में से पढ़ा लिखा दिखा, उस आपने बोल दिया कि ये आज से सरपंच बनेगा। फिर अगर आदमी ने, उसने कोई भ्रष्टाचार किया या ठीक ढंग से काम नहीं किया तो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कह दिया कि भाई इसको गद्दी से उतारो, किसी और को बिठाएंगे। तो ये क्या हुआ, ऑन द स्पॉट कर दिया। तो अगर मान लो गांव में तालाब खुदवाना है तो सारे लोग इकट्ठा हुए और वोटिंग कर दी। अगर वोटिंग में ज्यादा हुआ तो तालाब खुदवा सकते, अदरवाइज नहीं खुदवा सकते। तो ये क्या था, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल है। तो इंडिया में आज के टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो भारतीय जो लोकतंत्र है वो कोई भी गुण नहीं रखता है इसमें से। क्यों, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है, वही फॉल्स देखना में। चलिए देखते हैं, पहला, एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की स्वीकृति दी।
चलिए हमें पता नहीं है, मान लो, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ये सही है, क्योंकि देखिए 1948 में ये समिति बनी, अब 1947 में देश आजाद हुआ। अब देश के आजाद होते हुए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब ऐसी कंडीशन में ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो एक समिति का निर्माण हुआ, जेवीपी समिति, जिसको नाम दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी भारत का विभाजन होके हटा है, तो आपको लगता है कि कोई समिति ये कहेगी कि भारत में फिर से भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, मतलब ये राइट है, यहाँ अस्वीकार कर दिया गया था, ये सही है। थर्ड वन, फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई अधिकारों को स्वीकार किया। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 1953 की बात है ये, उस टाइम तक कंडीशन नॉर्मल हो चुकी थी और भाषा के आधार पर राज्य बनने का जो प्रावधान था, ये कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले भी वादा किया था कि जब भी गवर्नमेंट बनेगी हमारी, तो हम लोग क्या करेंगे, भाषा के आधार पर हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। तो जब हालात नॉर्मल हुए 1948 के बाद, बंटवारे का दर्द कम हुआ, दंगे कम हुए, लोगों के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आई, समझदारी आई, तो उन्होंने क्या किया कि फजल अली आयोग ने ये अनुशंसा की कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो सकता है। फोर्थ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये भी सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एसके धर आयोग ने भारत में भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यह कहा था कि भाई हम लोग आपको राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ना कि आपका भाषा के आधार पर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ए आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि भारत में क्या कहा गया है, यूनियन की बात की गई है, यूनियन ऑफ स्टेट की। फेडरेशन का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। ये भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी? दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट है आपकी राइट। क्यों राइट है? क्योंकि भारत में कहीं पर भी भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमारा संविधान किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका का। देखिए अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में 50 राज्य थे और हर राज्य की अपनी एक नागरिकता थी, अपना एक कानून था। तो जब यूएसए को बनाने की बात आई, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग क्या करते हैं, 50 राज्य आपसी सहमति से एक बड़ा राज्य का निर्माण करते हैं जिसका नाम दे दिया गया यूएसए। लेकिन भारत में क्या ऐसा हुआ? भारत में ऐसा हुआ कि क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, क्या इन लोगों ने ये मिलकर कहा कि हम लोग साथ आते हैं और भारत का निर्माण कर देते हैं? नहीं, भारत पहले से ही था, स्टेट बाद में क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो भारत के मामले में अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय की जो हमारा जो राज्य है, राज्य जो है हमारा वो क्या है, अनश्वर है, मतलब इसका समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन राज्यों के मामले में ऐसा नहीं है, राज्य हमारे बदले जा सकते हैं। जैसे अभी आंध्र प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ये हुआ ना। तो क्या है, जो स्टेट है वो नश्वर है और जो सेंटर है वो अनश्वर है, उसको आप बदल नहीं सकते। इंडिया था, इंडिया है और इंडिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा देश विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है। ये वही बात है जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दी कि राज्यों को डिवाइड किया जा सकता फर्दर, बट सेंटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका अविभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है। अमेरिका में क्या है, जो 50 राज्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते और सेंटर में भी चेंज नहीं कर सकते, वहां पर ये है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राज्य और इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। पहला, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। बिल्कुल सही।
राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब भी नए राज्य के निर्माण संबंधी कोई विधेयक आता है तो उसको अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देता है तो फिर उसको बाद में किसी भी प्रकार की विरोध करने का कोई भी संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले उसको स्वीकृति दे रखी है। सेकंड, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र नाम और सीमा पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवाइड हुआ, आंध्र प्रदेश में से ही तेलंगाना का निर्माण हुआ। तो क्या किया गया, तो पहले आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा थी उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े होने चाहिए और एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य के रूप में बनने चाहिए। तो पहले जो इसका प्रस्ताव आया वो विधेयक जो था वो विधानसभा से स्टार्ट हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, राष्ट्रपति ने दोबारा विधानसभा को भेजा, विधानसभा में फिर पारित हुआ, उसके बाद संसद ने कानून बनाया, तब जाके आपका तेलंगाना का निर्माण हुआ। तीसरा, संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में उल्लिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना, किसी राज्य का नाम बदलना या किसी राज्य को मिलाना एक दूसरे राज्य में, ये क्या पूरी की पूरी तरीके से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, और अगर ऐसा किया जाता तो उसको संविधान संशोधन की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है। वहीं भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। ये बिल्कुल राइट है। देखिए, कंडीशन क्या है कि यदि भारत ने अपना कोई टुकड़ा अपने पड़ोसी राज्य को सौंप दिया, पड़ोसी देश को सौंप दिया, तो उसके लिए आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। जैसे मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, 100 जो संविधान संशोधन है वो आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लैंड को लेकर एग्रीमेंट था उससे संबंधित है। तो भारत ने अपना कुछ हिस्सा बांग्लादेश को सौंपा और बांग्लादेश ने अपने कुछ लैंड का हिस्सा भारत को सौंपा, तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं। पहले पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी करना आवश्यक है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पूर्व उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है जिस राज्य के नाम, क्षेत्र व सीमा पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समय सीमा निश्चित होती है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो जैसे आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि तेलंगाना बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लीगली कोई बाउंड नहीं है राष्ट्रपति की, भाई मैं आपकी बात को मानूंगा ही मानूंगा। राष्ट्रपति की मर्जी है, वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए 100वें संविधान संशोधन में भारत 111 इनक्लेव बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश ने कितने 51 इनक्लेव को भारत को सौंपा। तो ये किसके अंतर्गत किया गया? ये आपका 100वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब ये भी फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। भारत व अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। यदि भारत और अन्य देश के बीच में कोई सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल किया जाना है, मान लो अभी जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा उसको लेकर चीन बार बार हमला करता रहता है और चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, तो अगर कल को कोई मसला उठ जाता और भारत को कोई कानून बनाना पड़ सकता है, तो कार्यपालिका को, जो हमारा प्रधानमंत्री जी और जो हमारी मंत्रिमंडल है, उनको फुल अथॉरिटी है कि वो इसको लेकर कोई भी कानून बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम कौन सा है? अच्छा, पहले कौन सा बना, लास्ट में कौन सा? तो देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र बना था, फिर उसके बाद नागालैंड बना, फिर उसके बाद आपका हरियाणा, फिर उसके बाद आपका मान लो हम 3 2 3 1 ये रहा, फिर उसके बाद सिक्किम बना है और उसके बाद फिर आपका गोवा बना है। फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, रटना है बस, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है।
हाँ, जो समझने वाली बात है, याद करने वाली बात है, वो ये है, आप चाहो तो इनका सीक्वेंस याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार पीसीएस में पूछा जा सकता है। सिक्किम के बारे में याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा गया है। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे संबंधित राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, अलायंस स्टेट का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए, अब ये थोड़ा सा आप यहां पर चेंज कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक रह गई है, तो टाइपिंग में हो जाती कई बार। अब ये देखते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कौन सा राज्य किस क्रम पे में बना है। ठीक है, खैर तेलंगाना के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, 29वां बिल्कुल नया बना था। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो 28 स्टेट आपके रह गए हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड आपका 27वां, झारखंड आपका 28वां, तेलंगाना आपका 29वां। बस यही इसमें याद करना है, कुछ विशेष नहीं है। हाँ, ये देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादर और नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। मेरे को तो नहीं लगता फ्रांसीसियों का था, पुर्तगालियों का था, है ना। और दूसरा, पदुचेरी में पुर्तगाल के अधीन था। पंडुचेरी जो था वो आपका पुर्तगाल के अधीन नहीं था, वो आपका फ्रांसीसियों के अधीन था। देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसको ध्यान से पढ़ना। आपको ये देखना है कि क्या इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ तो सारी चीजें रखी है, पर दिमाग में क्या होता है कि ओवरलोड के कारण वो कई बार चीजें ब्लर हो जाती है, हमें एक रिकॉल नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाती। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल से हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, उसको देखिएगा, इवेल्युएट कीजिएगा कि क्या पहली स्टेटमेंट दूसरे में आ सकती है, क्या दूसरी पहले में आ सकती है, तो आपका राइट आंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। पांडिचेरी 3 राज्यों में स्थित है, ये तो खैर सही है। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। ठीक है, तमिलनाडु में जो कराईकल एवं पदुचेरी है, आंध्र प्रदेश में यनम है, केरल में माहे है, ये सभी पांडिचेरी का हिस्सा है। ठीक है, तो दादर और नगर हवेली पुर्तगाल के अधीन था, ना कि फ्रांसीसियों के, और पांडिचेरी जो है फ्रांस के अधीन था, ना कि पुर्तगाल के। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया था। ठीक, अब गोवा, दमन और दीव, गोवा के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, जो यंग हो गए, जो गए होंगे उनको तो पता ही होगा। गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ठीक है, वहां पर आज भी बहुत सारा जो आर्किटेक्ट है, बहुत सारा जो स्थापत्य शैली है, वो आपको पुर्तगाली उसमें मिलेगी। ठीक है, वहां का जो कल्चर है वो भी पुर्तगाली की उसमें मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर है इसका आपका ए। ठीक है, 10th में देखते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस समूह भाग में रखा गया था? टोटली आपका पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बस रट लो। इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन से पहले भारत का जो स्टेट थे उनको ख ग घ 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन 7वें संशोधन के बाद क और ग को मतलब क्लोज ला दिया गया था और ग को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। ठीक है, बस इतना ही है, याद रख लोगे तो अच्छा है, अदरवाइज आज के टाइम में शायद ही कोई इसको क्वेश्चन को पूछे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है के बारे में बताना। भारत का संविधान संघ और राज्यों का एकल संविधान है, बिल्कुल सही है भाई। संघ के लिए भी वही संविधान और स्टेट के लिए भी हमारा एक ही संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ये भी सही है, क्योंकि संविधान सभा में मोस्टली कौन थे? वकील थे, बैरिस्टर थे, उनको पता था कानून के बारे में, तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है।
तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होता है। इसके कारण क्या हुआ, संविधान काफी बड़ा हो गया। थर्ड वन, इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया। नहीं, ये नहीं हुआ था। अगर ऐसे देने लगे तो उस टाइम पे तो बहुत सारी रियासतें थी। अगर सबकी रियासतों के प्रचलित कानूनों को भाग में देने, संविधान में पार्टिसिपेट करने लगे तो बहुत बड़ा संविधान बन जाता। तो ये गलत है। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था, ये सही है। अब देखते हैं, भारत की शासन प्रणाली संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत की जो शासन प्रणाली है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, संसद के ऊपर। इसमें अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर है, पर राष्ट्रपति के पास कोई एक्चुअल पावर है नहीं, नाम मात्र की पावर है। ठीक है, एक्चुअल पावर का एंजॉय तो प्रधानमंत्री करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत जो तत्व होता है वो संविधान की कठोरता होती है। नहीं, अब अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली है, अमेरिका में है ना, राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा माना गया, तो वहां पर जो राष्ट्रपति के शब्द है वो ही कानून है। वहां पर कोई संविधान की इतनी ज्यादा कठोरता नहीं है कि भाई उसको बदला नहीं जा सकता या बदलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। जबकि इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में संविधान संशोधन करना बहुत बड़ी बात है, इतना इजीली नहीं हो पाता। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता। बिल्कुल सही। एक प्रधानमंत्री जी हमारे, उनके साथ उनकी कैबिनेट है, और वो जो भी कार्य करते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। केवल 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है, असत्य है। गणतंत्रात्मक, गण का मतलब क्या होता है, लोग, पीपल। तंत्र का मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन। बस इसी से आप लोग आंसर निकाल दोगे। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। बिल्कुल सही है, वहां पर आज भी रानी का जो व्यवस्था उसको अपनाया गया है। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। ये भी सही है। क्यों, जैसे हमारा इंडिया है वो क्या है, आपका रिपब्लिक कंट्री है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है क्या, मान लो अभी जैसे हमारे रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति, तो ऐसा है क्या कि उनके बाद उनका बेटा या बेटी बनेगी, उनके बाद उसका लड़का या लड़की बनेगी? ऐसा नहीं है। पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, फिर प्रतिभा पाटिल जी बनी, फिर हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। तो हमारे में कोई भी वंशानुगत प्रणाली नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो सर तीनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके हाथ में है? आप कह सकते हो कि भाई संसद के हाथ में है क्योंकि कानून बनाती है, संविधान के पास है क्योंकि संविधान को आधार मानकर ही सारी सत्ता की संरचना की गई है, कार्यपालिका में है जो कि नियम कानून बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट कराने में भूमिका निभाती है। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल जो पावर होती है वो असल किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। आप लोगों ने आम भाषा में ये सुना होगा कि जनता क्या है? जनता जनार्दन है। जनार्दन का मतलब भगवान है। सारी पावर इंडिया में जनता के हाथ में है। और हमारी प्रस्तावना स्टार्ट कैसे होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब यहाँ पर क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जनता के हाथ में ही सारी पावर है। जो जितनी भी राजनीतिक सत्ता है वो जनता के अंदर निहित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक मतलब संविधान को आधार बनाकर जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है उसके बारे में आपको विचार करना। पहला, ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अच्छा जी। दूसरा, ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है जैसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट क्या है? मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट ये है
कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इंडिया का नागरिक है उसको कुछ बेसिक राइट दिए गए हैं, और ये बेसिक राइट उससे ना तो सरकार छीन सकती है, ना कोई न्यायालय छीन सकता है, ना कोई राष्ट्रपति छीन सकता, ना कोई प्रधानमंत्री छीन सकता है। तो इसका सीधा मतलब ये क्या है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। तो सामान्यतः क्या होता है कि सामान्यतः जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, वो आपको फ्रीडम देने के पक्ष में नहीं होता है। स्टेट क्या होता है, स्टेट ये चाहता है कि जो सारी की सारी पावर है वो स्टेट के पास रहे, राज्य के पास रहे। लेकिन ये जो मूल अधिकार है हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, ये राज्य की सत्ता के ऊपर बंधन लगाते कि भाई हम आपको सारे अधिकार नहीं लेने देंगे। अगर आप किसी प्रकार का कोई गलत कानून इंप्लीमेंट करते हो तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो इसको लेकर एक्टिविटी कुछ भी कर सकती है। मान लो अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने का अधिकार किसको है, राज्य को है, और राज्य ने उसको गिरफ्तार करके चुपचाप कहीं पर कैद कर लिया और उसको बाहर नहीं ला रहे हैं, तो उसके फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, है ना। मजिस्ट्रेट के पास जाकर वो लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मेरी लड़की को किसी ने गिरफ्तार किया है और हम लोग ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाते हैं, तो आप पुलिस को आदेश दीजिए कि उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश किए। तो ये क्या है, ये कानून है। तो इस कानून ने क्या किया, अब इस कानून ने राज्य के हाथ बांध दिए या नहीं बांध दिए। अब राज्य को कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है राज्य की सत्ता के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही रोंग देखना हमें। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल। सेकंड, एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, नहीं, एकीकृत शक्ति का प्रावधान इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो आपकी व्यवस्था है वो संघनात्मक है, संघनात्मक है। थर्ड वन, संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया, ये भी सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया, ये भी सही है। संघनात्मक प्रणाली का मतलब क्या है कि कुछ राइट संघ के पास है, सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है और कुछ दोनों के पास है। जैसे 3 सूचियां बनाई गई है ना हमारे कानून में, संविधान में, सेंट्रल सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। इनके विषय में जो मामले हैं, कानून बनाने का जो अधिकार है, कुछ मामलों में केंद्र को, कुछ को राज्यों को है, और समवर्ती के मामले में केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो कोई एकीकृत शक्ति नहीं है कि भाई सेंटर ने जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिल मन में। देखिए 2 चीज है, एक तो है धर्म निरपेक्षता, एक है आपकी पंथ निरपेक्षता, ठीक है। समझिएगा इन चीजों को। धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है कि धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। राज्य अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। धर्म में किसी भी प्रकार की अगर एक्टिविटी होती है धर्म से रिलेटेड, तो राज्य का उसमें 0 पार्टिसिपेशन होगा। ये है आपका धर्म निरपेक्षता। धर्म से पूरी की पूरी तरीके से अलगाववाद, धर्म का राज्य के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार की जो राजनीतिक सिस्टम है वो आपका अमेरिका में है, यूएसए में धर्म अलग है और आपका स्टेट अलग है। लेकिन भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत धर्म निरपेक्ष से ज्यादा पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत में ये कहा जाता है कि हमारे संविधान की नजर में या कानून की नजर में सभी जो धर्म है, सभी जो पंथ है, वो सब एक समान है ना, सभी एक समान है। हम किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने डिनाई नहीं किया धर्म को, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने, भारत ने किसी भी धर्म को डिनाई नहीं किया है। हम लोग धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी धर्म के तुष्टिकरण के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे नेता हैं, होना तो ये चाहिए, अगर धर्मनिरपेक्ष पूरी तरीके से हमारी कंट्री है तो होना तो ये चाहिए कि हमारे जो नेता है ना तो वो किसी इफ्तिकारी में भाग ले, ना वो किसी रामनवमी के जुलूस में भाग ले, ना वो क्रिश्चियन की प्रेयर में भाग ले, ना ही वो सिख धर्म के गुरु नानक पर्व जयंती में भाग ले। होना तो ये चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता अगर है। लेकिन भारत ने पंथ निरपेक्ष को अपनाया है, तो इसमें क्या दिखता हमें, हमारे जो विभिन्न पार्टी के नेता वो इफ्तिकारी में भी भाग लेते हैं, वो कीर्तन में भी भाग लेते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो क्रिश्चियन के साथ भी भाग लेते हैं, पारसीज के साथ भी। तो सभी समुदायों को साथ लेके चलते हैं और सभी समुदायों के धर्म का इक्वली तौर पर हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, तो भारत में पंथ निरपेक्ष की नकारात्मक अवधारणा को, नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि नहीं नहीं हम तो धर्म को मानते ही नहीं, हम किसी भी पंथ को मानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने क्या कहा कि हम लोग सभी धर्मों को, सभी पंथों को इक्वल मानते हैं, तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का चर्चा की गई है, बिल्कुल उसकी आत्मा तो है। एसआर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना को मान्य ठहराया था। ठीक है, नहीं मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है, नहीं मूल प्रस्तावना में नहीं की गई थी। ये आपका आर्टिकल जब संविधान संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब ये वर्ड जोड़ा गया था, जिसमें आपका समाजवाद था, पंथ निरपेक्षता था और भाईचारा था, ये जब 3 वर्ड जोड़े गए थे, अखंडता जो जोड़े गए थे, वो आपके 42 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो 2 भी रोंग हो जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। राज्य का अपने इंडिया में कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को हम लोग इक्वल समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और सभी धर्मों का संरक्षण करता है। भारत का समाज बहुधर्मवादी, इसलिए भारत का संविधान सभी धर्मों का समान आदर और सम्मान करता है। ठीक है, भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया है, क्योंकि पश्चिम की जो अवधारणा वो नकारात्मक है, धर्म और राजनीति को पूर्ण तरीके से पृथक मानता है, जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 42 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? जी नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वोट डालना ही डालना है, ऐसा नहीं है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये भी गलत है आपका। 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नहीं सॉरी, क्या है? अच्छा एक बार देखते हैं इसको। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अच्छा सॉरी, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो वैधानिक अधिकार है, वैधानिक जो अधिकार होते हैं वो भी आपके संविधान के अंतर्गत ही होते, तो उनको भी आप संवैधानिक अधिकारों में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो पहले का आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार को बंद किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ना कि 25 वर्ष। और ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनका सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, ये बस रटने वाली बात है, अगर आपको आता है तो ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं, सबसे पहले दिया गया है प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद दिया गया समाजवादी, उसके बाद दिया गया है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, फिर सबसे लास्ट में गणराज्य। ठीक है, तो भारत की जो प्रस्तावना उसमें ये चीजें दी गई है। भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, बिल्कुल सही। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट है। यह संविधान का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। कितनी बार तुम लोगों ने पढ़ लिया, एसआर बोम्मई मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, केशवानंद भारती मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। इसका जो संशोधन है केवल एक बार किया गया, बिल्कुल ठीक है। 42 संविधान संशोधन एक ही बार किया गया है अभी तक, और प्रस्तावना में कोई भी चेंज नहीं किया गया। क्यों? अब डेफिनेशन की बात करें
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी संघ मामले में अपने द्वारा दिए गए निर्णय को अस्वीकार कर केशवानंद भारती मामले में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया है। अब उद्देशिका जो है वो गैर न्यायिक है, ये इंपॉर्टेंट है। गैर न्यायिक का मतलब इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें जो लाइनें लिखी गई है आप उसको ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि देखो सर इसमें तो ये लाइन लिखी हुई है और मेरे को तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है या मेरे को तो पैसे कमाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो सर वो तो आपके ऊपर बात करते हैं। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप कमा जाओगे। तो इसमें क्या आप चैलेंज नहीं कर सकते हो न्यायालय में जाकर। लेकिन एक और भी फैक्ट है, न्यायालय किसी भी मामले की अगर कोई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो प्रस्तावना की हेल्प ले सकता है ना। मान लो किसी फैसला करना है, किसी कोर्ट का डिसीजन देना है, तो कोर्ट डिसीजन लेते हुए प्रस्तावना को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन पर पहुंच सकता है, उसकी सहायता ले सकता है। लेकिन इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है इस वीडियो में। और ये जो टॉप जो आपके 20 क्वेश्चन है, ये सीरीज निरंतर यूं ही चलती रहेगी। बस आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इससे बेनिफिट उठाइए। आप अपनी तैयारी को जांचिए कि कितना आपको आ रहा है, कितना आपको नहीं आता है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल क्रीम है ना। आपने देखा होगा अगर आप एक क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो तो कम से कम आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको मिस मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को बढ़ाइए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके, और लोग भी हमसे जुड़ सके, और स्टूडेंट भी आपका ना भविष्य बना सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।